नमस्कार दोस्तों। आइए आज सुनते हैं मालती जोशी जी की लिखी कहानी एक सार्थक दिन। तो कहानी शुरू करें दोस्तों। नल पर बर्तनों के खनकने के साथ ही दिलीप की आंख खुल गई। उसे इतनी कोफ तो आई। जब जागना सचमुच जरूरी होता था तब अलार्म सिरहाने घनघनाता रहता था, पर उसकी कुंभकर्णी नींद पर आँच न आती। अब उसी नींद को पता नहीं क्या हो गया है। रात देर तक नहीं आती और फिर इधर इतने सवेरे से आँख खुल जाती। अरे भाई, तुमसे कितनी बार कहा है कि भरी हुई बाल्टियाँ मत उठाया करो। भाई साहब भाभी को डांट रहे थे। तो क्या करूं, आप लोगों के जागने की बाट जोहते हुए नल थोड़े ही बैठे रहेंगे, भाभी ने हाँफते हुए उत्तर दिया। इन दिनों उनकी आवाज़ भी उनके शरीर की तरह शिथिल होती जा रही। तुम चलकर रसोई देखो, कोई नहीं जागेगा तो मैं तो हूँ, भाई साहब ने मंजन करते हुए कहा। इतनी सुबह उठता किस लिए हूँ? वैसे भाभी की स्थिति पर तरस खाकर दिलीप उठने को ही था, पर भाई साहब के शब्दों पर उसे ताव आ गया। वह चादर और अच्छी तरह लपेटकर सो गया। जितनी देर की बेगार बच जाए उतना ही बहुत, उसने सोचा। एक बार बिस्तर छोड़ने के बाद तो उसे कोई चैन नहीं लेने देगा। आटा पिसवाना, सब्जी लाना, पप्पू को खिलाना, बाबूजी की दवाई लाना, ठाकुर मौसी के यहाँ अम्मा का कोई संदेश पहुँचाना, अनजाने ही ये सारे काम धीरे धीरे उसके गले पड़ गए। जब वह पढ़ाई के लिए दूर हॉस्टल में था तब भी तो ये काम होते ही होंगे। फिर कानों में रुई सी देकर वह काफ़ी देर तक बिस्तर में पड़ा है, पर हर बात की एक सीमा होती है। आखिर उठना ही पड़ा। ब्रश करते करते दीवार पर लगे आईने में अपना चेहरा देखा। बाल बेतरह बढ़ गए थे। वह 8 दिनों से टालता आ रहा था, पर आज जैसे उसे एकदम शौक सा लगा। आज तो उसे उज्जैन इंटरव्यू देने जाना है और वह गधे की तरह पड़े पड़े इतनी देर तक सोता रहा। उसने बुशर्ट की जेब से पैसे निकाल कर पैसे गिने। 2-2 के नोट और कुछ रेजगारी थी। यह तो एक तरफ का किराया मुश्किल से बन रहा था और फिर कटिंग तो बेहद ज़रूरी थी। इंटरव्यू में न जाना होता तो वह 2-4 दिन और भी निकाल देता, पर अब क्या करें। भाई साहब के पास जाने का मन ना हुआ। बेचारे कभी मना नहीं करते। खुद ही हर महीने 25-30 रुपए उसके हाथ पर जेब खर्च के लिए रख देते हैं, पर उतनी सी पूंजी के सहारे कितने दिन कट पाते हैं। रोज़ पोस्टल ऑर्डर्स खरीदना, रोज़ अर्जियां टाइप करवाना, रोज़ रोज़ रजिस्ट्री से एप्लीकेशन भेजना, फिर इंटरव्यू के लिए बुलावा आ जाता है तो आशा भरे मन से कभी रतलाम, कभी धार, कभी खरगोन भागना। 25-30 रुपए से होता क्या है, पर अभी मांगे भी तो कैसे। महीने की 22 तारीख है आज। उसने किचन से झांक कर देखा। भाई साहब अचार रोटी का नाश्ता कर रहे थे। अम्मा उनका टिफ़िन भर रही थी। चाय की तलब को कुछ देर के लिए मुलतवी कर दिलीप लौट आया। सोचा तब तक भाभी से बटन ही लगवा ले। ये धोबी लोग इतने शरारती हो गए हैं, बिना बटन तोड़े कभी कपड़ा नहीं लाएंगे। भाभी, उसने कमरे में जाते हुए आवाज़ दी। क्या है? भाभी ने तल्खी के साथ पूछा। वह सहम कर रह गया। क्या यह वही भाभी हैं जो उसके आगे पीछे घूमा करती थी? वह लौट रहा था कि भाभी को शायद अपनी भूल का एहसास हो गया। मनुहार भरे स्वर में बोली, क्या कह रहे थे भैया? सच? ये बच्चे कभी कभी इतना परेशान कर देते हैं कि दिमाग खराब हो जाता है। कुछ नहीं भाभी, पेपर मांगने आया था। सोचा वांट्स देख लूँ आज क्या निकली हैं। पेपर लेकर वह बाहर बरामदे में आकर बैठ गया। सोचा क्या भाभी ने उसके कंधे पर पड़ी कमीज भी न देखी होगी, या देखकर अनदेखा कर गई।
वह अखबार पर यूं ही नज़रें दौड़ा रहा था कि भाई साहब अपना बैग और टिफ़िन लेकर बाहर निकले। हड़बड़ी में एक नज़र पेपर पर डालकर सड़क पर आ गए। महू लोकल छूट जाने का डर जो था। ठीक उसी समय सामने वाले सक्सेना और उनकी पत्नी बाहर निकले। सक्सेना साहब की बहन राहुल को लिए खिड़की में खड़ी थी। राहुल पापा मम्मी को टाटा कर रहा था और मिसेस सक्सेना रोज की तरह बिजी को ढेर से निर्देश दे रही थी। महाराजन पर नज़र रखना, राहुल को 2 बार ड्रॉप्स दे देना, मैरी से गेहूं जरूर बिनवा लेना। दिलीप के मुख पर एक विकृत सी मुस्कान तैर गई। सक्सेना की बहन और वह एक ही अवस्था से गुजर रही। अनब्याही लड़की और बेकार लड़का दोनों ही घर पर भार होते हैं। घर में हैं सिर्फ इसलिए कि उठाकर बाहर फेंकते नहीं बनता, इसलिए दुनिया भर की बेकार उनके सिर पर आ जाती है। दिलीप, माँ ने चाय के लिए आवाज़ दी, तब कहीं जाकर उसकी तंद्रा टूटी। अम्मा, कटिंग बनवानी है, चाय पीते हुए उसने कहा। अम्मा चुप बनी रही। उन्हें खूब मालूम था इस सूचना का अर्थ क्या है, पर वे चुप बनी रही। क्या ₹2 भी नहीं होंगे? उसने आजिजी से पूछा। अम्मा एकदम फट पड़ी। तेरे बाबूजी ने कभी मुझे इस लायक समझा भी है? सतीश ही बेचारा कुछ न कुछ देता रहता है, पर वह भी कहाँ तक करे, आखिर उसकी भी तो गृहस्थी है। अम्मा का यह बिसूरना पता नहीं कितनी देर चलता रहता। घबरा कर वह रसोई से भाग खड़ा हुआ। अम्मा की इस करुण गाथा में उसकी आक्रमण्यता का भी थोड़ा सा हिस्सा है, इसका एहसास उसे था। पेपर अब बाबूजी के पास था। वे बरामदे में खंबे से टिक कर उकड़ू बैठे हुए जोर जोर से हेडलाइंस पढ़ रहे थे। उन्हें चाय का कप थमाते हुए अम्मा ने बात उठाई। दीपू कटिंग बनवाने के लिए कह रहा है, पर चाय का दूसरा कप भी कारगर ना हुआ। बाबूजी एकदम भड़क उठे। तुम्हारे इस राजकुमार के मारे तो मैं तंग आ गया हूँ। अभी कमाना शुरू नहीं किया और नखरे देखो, लड़कियों को मात दे रहे हैं। आपने फिर उसकी कमाई की बात छेड़ी। देख नहीं रहे हैं, बेचारा रात दिन एक किए दे रहा है। मैं कहाँ मना करता हूँ भाई, पर ज़रा हाथ रोक कर खर्च करना चाहिए। जब देखो तब लॉन्ड्री में कपड़े धुलने जा रहे हैं, प्रेस होने जा रहे हैं। अब बताओ, ये काम क्या घर पर नहीं हो सकते? और कटिंग भी सैलून में कराएंगे। अब सुखी क्या बुरा है, पर इन्हें तो ₹1.5 वाली कटिंग ही चाहिए। झूठी शान में मरे जा रहे हैं सब। आप तो बस, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है और आप वही पुराना राग लेकर बैठे हैं। आखिर 4 लोगों के बीच उठना बैठना उसे है कि आपको? आजकल तो दफ्तर वाले भी मरे कपड़ों को देखकर ही रीझते हैं। तो रीझा क्यों नहीं अभी तक? इन्हें तो ऐसी नौकरी चाहिए कि इनके कपड़ों की क्रीज ना खराब हो। कितनी बार कहा है लाला धनीराम के पास चले जाओ, पर नहीं, साहब घटिया नौकरी ये नहीं करेंगे। इससे ज़्यादा सुनना दिलीप की बर्दाश्त के बाहर हो गया। उसने चप्पल पहनी, पैसे जेब में डाले और सड़क पर चला आया। ना सही इंटरव्यू, पर कटिंग तो आज वह करवा कर ही रहेगा। उसे बाबूजी पर बेहद ताव आ रहा था। अरे, पैसे ना देने हो तो ना दो, पर यह बात बात पर लेक्चर किस लिए? यही बाबूजी थे। पिछले साल भाई साहब ने अपने एक दोस्त के कोल्ड स्टोरेज में उसे लगवा देना चाहा था, तो कितना बरस पड़े थे। भाई साहब को उस दिन पता नहीं क्या क्या सुना डाला था, और आज खुद ही धनी राम के हार्डवेयर स्टोर में काम करने के लिए जोर डाल रहे हैं। देख कर चलिए मिस्टर। दिलीप चौंका। वह एक साइकिल वाले से टकराते टकराते बचा था। सफ़ेद झक कमीज़, नीली टेरिकॉट की पैंट पहने
वह व्यक्ति सीटी बजाता हुआ मस्ती से चला जा रहा था। कैरियर पर चमकीले स्टपल में लिपटी पुस्तकें टिकी थीं। किसी कॉलेज का विद्यार्थी लग रहा था। और 2-4 साल मौज कर लो बेटा, दिलीप ने मन ही मन कहा। फिर तो पटरी पर आना ही है, सब आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। सच तो यह था कि उस बेफिक्रे से युवक को देखकर दिलीप ईर्ष्या से सुलग उठा था। उसका मन फिर उस मौज मस्ती वाले जीवन में लौट जाने को मचल उठा था। इतवार नहीं था, फिर भी सैलून में भारी भीड़ थी। वह बाहर खड़ा सोचता रहा कि देश में बेकारी बढ़ गई है, तभी तो बुधवार के दिन इतने लोग इत्मीनान से सैलून में बैठे हुए हैं। क्या पता इन सबको भी कहीं इंटरव्यू में जाना हो। पर क्या इन लोगों के यहाँ भी इसी तरह का नाटक हुआ होगा जैसे वह भुगत कर आ रहा है। उसे हंसी आ गई। किस बात पर हंस रहे हो उस्ताद? दिलीप ने चौंक कर देखा। एक दुबला पतला सा लड़का पता नहीं कब से उसके पास आकर खड़ा हो गया है। चेहरे से वह मुश्किल से 14-15 साल का लग रहा था, पर बीड़ी पीने का अंदाज बड़ों बड़ों को मात करने वाला था। अभी से बीड़ी पीते हो? दिलीप ने पूछा। उत्तर में लड़के ने धुएं का एक कलात्मक छल्ला उछाल दिया। माँ बाप नाराज़ नहीं होते? कौन उनकी कमाई से पीता हूँ, उसका 2 टूक उत्तर आया, आवाज़ एकदम निर्भीक लापरवाह किस्म की। उसकी इस बेफिक्री से दिलीप को ईर्ष्या हो आई। पता नहीं किस सोच में भरकर बोला, प्यारे, कमाई करने को तो यहाँ भी तरस रहे हैं, पर काम तो मिले। वह लड़का हंसा। काम बाबुओं को नहीं मिलता, हम लोगों के लिए तो काम ही काम है। चलो मेरे साथ, चाहे जितना काम दिला दूँ। उसका आत्मविश्वास सचमुच गजब का था, पर दिलीप को तो हैरत में डाला था उसकी आत्मीयता ने। क्या सचमुच मुझे यह लड़का अपने जैसा ही मान बैठा? सैलून में लगे बेशुमार आईनों में उसने झांक कर देखा। उसका अपना ही प्रतिबिंब उसे मुंह चिढ़ाता सा लगा। वह सोकर जैसा उठा था वैसा ही चला आया था। बदन पर नाइट सूट था। यह नाइट सूट उसने कॉलेज में प्रवेश लेते समय सिलवाया था। यह उन दिनों की बात है। उन दिनों इसकी शान अलग ही थी, पर अब इतने वर्षों में उसका रंग रूप एकदम धुल पुछ गया था। केवल मजबूरी में दिलीप इसे चला रहा था। उसके बिखरे हुए बाल, बढ़ी हुई दाढ़ी, सचमुच इस समय वह किसी कोने से भी बाबू टाइप नहीं लग रहा था। लाचारी और असहायता ने शायद पढ़ाई की रही सही छाप भी पोंछ डाली थी। मंत्रमुग्ध सा वह उस लड़के के पीछे चला आया। स्टेशन के उस पार ऑटो गैराजेस की एक कतार की कतार थी। अपने एक रईस दोस्त की गाड़ी में बैठकर वह एक आध बार इस तरफ आया भी था, पर आज का आना एकदम कल्पनातीत था। उन्हीं दुकानों में से एक के सामने खड़े होकर लड़के ने कहा, उस्ताद, हेल्पर चाहिए था ना? ये आ गए हैं। उस्ताद अपने भारी भरकम शरीर को तहमत में लपेटे एक ट्रक के नीचे लेटे थे। लड़के की आवाज़ पर बाहर निकल आए। अंगोछे से पसीना पोंछते हुए उन्होंने दिलीप को ऊपर से नीचे तक 2-3 बार देखा और फिर कर्कश स्वर में पूछा, क्या काम जानते हो? जी, वेल्डिंग आती है। आसपास कौंधती वेल्डिंग की रोशनियों ने जैसे दिलीप को उत्तर बता दिया। उस्ताद ने संतुष्ट होकर गर्दन हिलाई और उसे काम का स्वरूप समझाने लगे। उनकी आवाज़ कर्कश थी और हर 2 शब्द के साथ गाली निकलती थी। काम भी उतना सरल नहीं था। कॉलेज के वर्कशॉप में जो ज्ञान प्राप्त किया था वह कितना कम था, इसका उसे एहसास होने लगा। उस अपरिचित वातावरण से थोड़ी घबराहट सी होने लगी, पर वह डटा रहा। वह तो जैसे सिर पे कफन बांधकर घर से चला था। लड़के का झोंटा पकड़कर उस्ताद ने उसे दोबारा कटिंग के लिए भेजा
और लौटते समय खाना ले आने के लिए कहा। भूख तो दिलीप को भी लग रही थी, पर जब तामचीनी की प्लेटों में तंदूरी रोटियां और उड़द की दाल आई तो वह बहाना बना गया और काम करता रहा। हाँ, 2 बार कांच के गिलासों में आई मरियल चाय उसने ज़रूर पी। एक बार तो पैसे भी खुद दिए। शाम तक थक कर चूर हो गया दिलीप। लौटने लगा तो उस्ताद ने पीठ ठोकर उसे शाबाशी दी और उसके हाथ में 6.5 रुपये रख दिए तो वह विस्मित होकर उन पैसों को देखता रह गया। ठीक है ना? उस्ताद ने पूछा। जी बिल्कुल ठीक है। रुपयों को मुट्ठी में दबाए वह बाहर निकल आया। अपने सिफारिशकर्ता को उसने सिगरेट का एक पैकेट खरीद दिया, फिर सैलून में जाकर कटिंग बनवा डाली। बचे पैसों से उसने साबुन की एक खुशबूदार बट्टी खरीदी और बच्चों के लिए गोलियां तथा गुब्बारे। यह सब करते करते घर पहुंचा तब तक दिया बाती हो चुकी थी। उसे दूर से देखते ही पिंकी पप्पू चिल्ला उठे, चाचा आ गए, चाचा आ गए। अम्मा और भाभी उस आवाज़ पर ऐसी दौड़ी चली आई मानो वह बरसों बाद घर लौटा हो। वह समझ गया कि रात तक नहीं लौटता तो ज़रूर ये लोग कुआं बावड़ी तलाशना शुरू कर देते। ज़रूर अम्मा दिन भर बाबूजी से लड़ी होंगी। उन्होंने कोई प्रसाद भी बोला हो तो आश्चर्य नहीं। अम्मा की भाभी की आंखों में ढेरों प्रश्न थे, पर उसने जानबूझकर उन्हें अनदेखा कर दिया और सीधे बाथरूम में घुस गया। नए खुशबूदार साबुन से देर तक नहाता रहा। दिन भर की गर्द और मैल छुटाता रहा। धुले कपड़े पहनकर जब वह कंघी कर रहा था तो अपनी ही शक्ल पर रीझ गया। सच, उस्ताद अभी देखें तो पहचान भी न पाएं। मैले चीकट नाइट सूट को लॉन्ड्री में डालने के लिए उसने कागज़ में लपेट लिया था, पर फिर पता नहीं क्या सोचकर वह बंडल खाट के नीचे सरका दिया। रखा रहेगा, काम आएगा कभी। दिन भर का भूखा था वह। आज खाना भी खास उसकी पसंद का बना था, पर थाली पर बैठे बैठे ही उसकी आंखों में नींद घिर आई। दिन भर का वृत्तांत सुनने के लिए अम्मा व्याकुल थी, पर वह उबासियां लेने लगा था। जा चलकर सो जा, दिन भर का थका हारा होगा, अम्मा ने कहा तो वह फौरन उठ गया। अभी मुश्किल से 8:30 बज रहे थे, पर उसका रोम रोम बिस्तर की शरण लेने के लिए व्याकुल था। बिस्तर पर जाते ही उसे नींद आ गई। कान घर भर की हलचल का जायज़ा लेते रहे। अम्मा नल के नीचे बर्तन जमा कर रही थी। भाई साहब बाबूजी का बिस्तर लगा रहे थे। बाबूजी पान लेने के लिए नुक्कड़ तक निकल गए थे। कुनमुनाते पप्पू को भाभी कंधे पर डाले घूम रही थी। किसी अलिखित नियम के कारण ये सारे काम आजकल दिलीप के हो गए थे, पर उसके मन में इस समय कोई कांटा नहीं था। वह अब छक कर सोना चाहता था। एक सार्थक दिन को इन निरर्थक कामों में खोने की उसकी इच्छा नहीं थी। दोस्तों, आशा करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी का हार्दिक आभार। अपना प्यार भरा साथ इसी प्रकार मेरे साथ बनाए रखिए। आपका समय शुभ हो। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।